हेलो गाइस एंड वेलकम टू सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम जैसे कि आप जान रहे हैं सुनील कुमार यादव है और आज हम या मैं आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है, ऊपर दिख नहीं रहा है लेकिन नाम तो है इसका, ठीक है। नाम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लैंड रिफॉर्म या लेबर रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है लेबर रिफॉर्म की, लैंड रिफॉर्म को भी हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। अब समझो, दोनों बहुत शानदार तरीके से आपस में रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट और एक तरीके से लेबर रिफॉर्म। अब अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर रिफॉर्म किस तरीके से अटैच है भाई? अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि लेबर, जो हमारे देश में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक तरीके से क्या है कि बेगारे बैठे हुए है ना, ऐसे यूं ही टाइम पास कर रहे हैं भाई, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो बोलेंगे वो बेगारे बैठे हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया, लेबर रिफॉर्म बहुत जरूरी है अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, कम करना है। लेकिन आखिरकार हम लोग अनएम्प्लॉयड बोलते हैं किनको? अब ऐसा तो बोलेंगे कि वो 4 साल का बच्चा के पास काम नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम लोग। कब? एक वैसे एज तक जब वो काम करने के लायक हो जाए। तो मतलब वो कौन सा एज होता है काम करने वाला? 15 से लेकर 60 साल तक काम करने का एज होता है, ये मानकर चलते हैं। अब 15 से 60 वर्ष के बीच में अगर किसी के पास काम नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो बंदा जो है वो क्या है, बेरोजगार है। जैसे आप क्या है, बेरोजगार है, क्योंकि आपके पास काम नहीं है अभी। हाँ, तो ये है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है, अलग अलग टाइप के बेरोजगारी बहुत होते हैं, लेकिन बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है कि जो 15 से 60 साल की उम्र में कोई पैसा रुपया नहीं कमा रहा है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास और पैसा रुपया नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? अब आगे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसे डिफाइन करते हैं इसको देखिए, 3 पार्ट में इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया, द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स द कितने सारे फीचर्स। पहला फीचर है इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। पहली बात है कि भाई ये स्थायी नहीं होता है, बेरोजगारी कभी भी अस्थायी तो होगी नहीं, अस्थायी रहती है। जब बेरोजगारी कम और ज्यादा होते रहता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे इनकम है, इनकम परमानेंट इन नेचर है? सरकारी नौकरी में तो परमानेंट इन नेचर है? इट डिपेंड्स, वेर इट डिपेंड्स, प्रोफेशन पर। तो अगर मान लो कि आप आरबीआई में जॉब कर रहे हो तो आपका क्या सैलरी या फिर आपका जो इनकम है वो परमानेंट है? वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि आप मान लो घुसखोरी कर दी, अगले दिन आपको निकाल दिया और निष्कासित कर दिया, खत्म हो गया काम। इसका मतलब क्या है, जो भी चीज घटता और बढ़ता रहता है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। देखो, तो सरकारी जॉब परमानेंट जॉब है, वो बोलने के लिए, लेकिन वो तभी तक जब तक आप वहां पर सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप वहां पर कोई गलत काम करोगे तो आपको उस पोस्ट के लायक आपको नहीं समझा जाएगा और आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से परमानेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, इट अप्लाइज ओनली एबल बॉडीज पर्सन ऑफ वर्किंग एज। ये उसी पर लागू होता है जो वर्किंग एज के पीपल है। व्हाट डू मीन बाय वर्किंग एज? हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग एज की पीपल है, ठीक है। पर्सन एज बिटवीन 15 टू 60 ईयर्स, 15 से 60 साल तक। और वैसे लोग जो फिजिकली फिट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिकली जो अनफिट है, जिनका हाथ पैर नहीं चल रहा है। मान लो कि एक इंसान था, बड़ा बढ़िया चल रहा था, ठीक है, उधर से मारुति 800 आया, उसको उड़ा दिया, दोनों पैर उसके चले गए, बेचारा के साथ। मैं उस बेचारे के बात कर रहा हूँ ना मैं, जिसका पैर चला गया, ठीक है। तो वो दोनों पैर चला गया मतलब वो फिजिकली अनेबल्ड हो गया। इसका मतलब क्या होगा भाई, वो इंसान क्या बेरोजगार है? उसको बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है काम करने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दो चीज 15 से 60 और फिजिकली फिट भी होना जरूरी है। एबिलिटी टू वर्क ऑल्सो इम्प्लाइज द, अब एक इंसान है फिजिकली फिट तो है, काम भी है, काम करना चाहिए नहीं रहा क्योंकि उसके पिताजी के पास बहुत पैसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो काम नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। याद रखना, काम होने के बावजूद भी कोई बंदा अगर काम नहीं करना चाह रहा है इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब क्या कि 15 से 60 साल फिजिकली फिट होना चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए। क्या विलिंगनेस, काम करने का इच्छा भी होना चाहिए उस बंदे के पास। तो अगर सब समराइज करें तो क्या बोलेंगे, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, एक बेरोजगार व्यक्ति वो होता है, इज द वन हु हैज द एबिलिटी टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क एंड इज ऑफ वर्किंग एज ऑफ 15 से 60 एंड डज नॉट गेट अ वर्क एट अ, लेकिन उसे काम प्राप्त नहीं हो रहा है। वो क्या 15 से 60 के बीच में भी है, फिजिकली फिट भी है और वो काम करना भी चाह रहा है। जैसे आप लोग काम करना चाह रहे हो ना, बस बस वही है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिलेगा भाई जब जॉब निकालेंगे। तो एक होता है कि एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको क्राइटेरिया को नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो एलिजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं वो एलिजिबिलिटी के लिए आपको कुछ और वर्ष मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आप कुछ वर्ष तक और अनएम्प्लॉयड रहेंगे जब तक आप अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो या किसी भी तरीके से, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ में आ गया बेरोजगारी होता क्या आखिरकार, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लीजिए भाई। हिंदी में क्या, भारत में अगर बेरोजगारी को देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला कि यह केवल कामकाजी उम्र के स्वस्थ व्यक्तियों पर लागू होता है, जो कि 15 से 60 वर्षों के बीच में होता है। तो बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसके पास काम करने की क्षमता भी है, काम करने की इच्छा है और काम करने योग्य आयु भी है, लेकिन वर्तमान मजदूरी दर पर उसे वो काम प्राप्त नहीं हो। तो कोई बेरोजगारी बोलेगा तो ये डेफिनेशन बोलेंगे हम लोग, ये नहीं बोलेंगे कि वो काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेरोजगारी के बारे में हमें समझ में आ गया। अब आगे आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, क्या है भाई, रीजंस क्या है। रीजंस क्या है, रीजन बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आपको रीजन पता नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा मेरा एग्जाम निकल क्यों नहीं रहा है। मान लीजिए आप एग्जाम निकालने जा रहे हैं लेकिन एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, पहले आपको रीजन पता होना चाहिए। जैसे इकोनॉमी में प्रॉब्लम के लिए रीजन चाहिए कि भाई किस चीज की कमी है, तो हम उसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है भाई, एक व्यक्ति एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। अब मान लो उस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि भाई समाज में किस चीज की कमी है, तो वो किसी भी तरीके का बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, बिजनेस नहीं चल पाएगा। मतलब उसको पहले रिसर्च और एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार किस चीज की कमी है, तो आखिरकार क्या कारण है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, ठीक है। पहला है कि भाई स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस तरीके से हमारे देश में जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए उस तरीके की जीडीपी की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग अगर देखा जाए जिस तरीके का हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, तो 10% का जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग हर साल होनी चाहिए, अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल को या जो मानव पूंजी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। लेकिन मानव जो पूंजी है उसका इस्तेमाल कैसे करें भाई, क्योंकि मानव पूंजी तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मान लो 15 से 60 वर्ष के उम्र के लोग जो है वो हमारे देश में मान लो कि 20 लाख है, ठीक है, क्लियर, 20 लाख है। उसमें से मान लो कि 10 लाख लोगों को जॉब मिला है भाई, और 10 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। मतलब ये क्या है, बेरोजगार है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है इनके पास, और ये क्या है, एम्प्लॉयड है। यहाँ पर ऐसे समझो, अब ये 10 लाख लोग जो हो रहा है क्या, अगले 2 साल के बाद ये प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है और ये प्रोपोर्शन कम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब हर साल 15 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी ना, या फिर मान लो जरूरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो वो पॉपुलेशन बढ़नी ही बढ़नी है। इसका मतलब उस हिसाब से आपको नौकरी भी जनरेट करनी होगी, चाहे आप फॉर्मल तरीके से करो या फिर इनफॉर्मल तरीके से करो, ठीक है। तीसरा क्या है, इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से आज भी नहीं देखने को मिलता है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में कब ला दिया गया भाई, 2019 में, और अभी तक पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया गया। सोचो 6 साल के बाद भी, 7 साल हो गया, 7 साल में लागू ही नहीं हुआ ढंग से, हुआ है कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब ऐसा 10th का बोर्ड है, 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा भाई, इंप्रूवमेंट पूरे अच्छे तरीके से दे सकते हैं जुलाई के आसपास में बच्चे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी चीजें जो है उस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में नहीं बढ़ी है। आप देखो, आपको बेसिक एजुकेशन जो है खास करके जो सरकारी स्कूल में जो बोला जाता है, वहां पर कहाँ बढ़िया से एजुकेशन मिल रहा है। वहां इंग्लिश तो 8वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है भाई, ग्रामर 10th, और जबकि प्राइवेट स्कूल में वही चीज पढ़ाया जा रहा है किसमें। तो हम लोग को एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है, बल्कि हम लोग एजुकेशन को क्या बना रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट वाला, मतलब क्या, ज्यादा लागत वाला एक धंधा बना दिया।
कि मतलब ज्यादा अगर पैसा दे रहे हो तो ज्यादा क्वालिटी आ रहा है, कम पैसा दे रहे हो तो क्वालिटी कम आ रहा है, ये चीजें देखने को मिल रही है। तो वो एक तरीके से देखने वाली बात है। फिर आते हैं मिस मैच बिटवीन द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड अवेलेबल स्किल। देखो एक क्या है, अवेलेबल स्किल है भाई कि उसको कारपेंटरी का काम आ रहा है। क्या हुआ, हाँ? कुत्ता आ गया, हाँ आने दो फिर उसको क्लास में, कोई नहीं, वो डॉगी है, बहुत अच्छा है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, अब जैसे इसका स्किल है भाई, मान लो किसी इंसान का स्किल है, किसका, कि भाई उसे ना मान लो कि कारपेंटरी का काम आ रहा है, लेकिन बस बेसिक कारपेंटरी का काम आ रहा है, अगर उसको कोई डिजाइनिंग कारपेंटरी का काम दे दे तो नहीं आ रहा है। और लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, ना कि बेसिक बेसिक काम करके निकल जाए। इसका मतलब क्या, कि जो अवेलेबल स्किल है उसमें कमी है, लेकिन जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए। तो कहां से फिर वो मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर वो काम ही नहीं प्राप्त हो पाता है उनको। और जो कुछ ही लोग हैं जिनके पास वो स्किल सेट है उनको ज्यादा काम प्राप्त हो रहा है, अगर इनफॉर्मल सेक्टर में देखा जाए तो, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड, ऐसा आपको देखने को मिलता है बहुत बार, जैसे कोई कंपनी में मान लो कोई प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट 2 ही 3 आदमी जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, और सारे लोग जो हैं उनके पास वो स्किल वो बढ़ा ही नहीं रहे अपना, या फिर उन्होंने वो ट्रेनिंग ही नहीं ली जिसकी वजह से वो अपनी स्किल को बढ़ा पाए और वो प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा कर पाए। इसका मतलब क्या हो गया कि मिसमैच हो रहा है, और जब तक जितना ज्यादा मिसमैच होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं लिमिटेड इफेक्ट, मतलब बहुत कम जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा गवर्नमेंट प्लानिंग का। सरकार ने बहुत सारी नीतियां या योजना बनाई ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके, लेकिन उस हद तक बेरोजगारी कम नहीं हुआ, क्योंकि योजना किसके लिए बनता है, पॉवर्टी, गरीबी के लिए बन रहा है भाई। और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए योजना कैसे बन रही है, सरकार फ्री में पैसा बांट दो। अभी ये भी बात किया जा रहा है हाल ही में, अभी कल परसों जो अमित शाह का स्टेटमेंट था गुजरात में, कि वो जो आगे चलकर प्लान बना रहे हैं, उसकी सरकार जो बना रही है वो ये बना रही है कि भाई अनाज जो है, जो अभी हम फ्री अनाज दे रहे हैं, वो अनाज हम लोग राशन शॉप से नहीं देंगे, जो सरकारी राशन शॉप होता है ना उसे नहीं देंगे, हम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को पैसा देंगे, और एक मोबाइल ऐप होगा उसमें, और वो उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, कोई भी राशन के दुकान में जाकर वहां से अनाज को खरीद सकता है, मतलब कोई सा भी, उसमें लाइन लगने की जरूरत नहीं है, है? भाई उसमें आएगा ना अनाज, आप जब स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट किस में होगा, डिजिटल करेंसी में, जो आरबीआई का ई रूपी है, समझ रहे हो ना, जो अनाज है भाई खर, हाँ, तो इसी के लिए पैसा दिया जा रहा है ना आपको। अब आप टॉफी खरीदने चलेगा, चॉकलेट खरीदने चलेगा, टेडी बियर, वो सब नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, हाँ, जब मिलेगा ही नहीं, वो आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी हो सकता है चीजें कुछ हो जाए, लेकिन आपको उतना बड़ा अमाउंट ही नहीं है। कितना बड़ा अमाउंट है, 2 रुपया 3 रुपया जो है पर किलो के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा भाई, समझ रहे हो। इससे क्या होगा कि जो लोग लाइन में खड़े रहते थे उनको एक तरीके से बेइज्जती फील होता है भाई कि राशन कार्ड में, और ऊपर से क्या होगा, जो कम अनाज देता था, कम अनाज मतलब वेट कम देता था, बहुत बार देखो कि अगर तुम्हारा 50 किलो गेहूं बन रहा है तो तुम्हें वो 40 किलो गेहूं दे रहा, 10 किलो जो राशन वाला है दुकान वाला वही रख लेता था। तो ये सब चीजें अब एक गुजरात में ट्रायल बेसिस पर वह वेंडिंग मशीन भी लगाएगा, जैसे एटीएम है, सेम उसी तरीके से वहां पर चावल वगैरह का, वहां पर आप कार्ड वगैरह स्वाइप करोगे तो वो चीजें निकल के आ जाएंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बोला गया, क्या बोला गया भाई, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, when a person are employed below their education or skill level। जैसे मान लो कोई ग्रेजुएट जो पीएचडी किया हुआ बंदा है और वो गार्ड की नौकरी कर रहा है, ठीक है, गार्ड का स्पेलिंग ठीक है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है कि नहीं, उसकी काबिलियत के अनुसार उसको रिसर्च करना चाहिए, वो रिसर्च गेट के ऊपर कर रहा है, गड़बड़ है। हाँ, गेट कीपर ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि गलत काम है गेट कीपिंग, गेट कीपिंग काम अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन आप समझो कि अगर कोई पीएचडी होल्डर बंदा अगर गेट कीपिंग करके 15-20 हजार रुपया महीना कमा रहा है, तो एक तरीके से उसका स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर वो सही तरीके से एजुकेशन नहीं लिया, सिर्फ वो डिग्री लेके आ गया, दो बात बनती है।
तो इसमें एक तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। ये दो तरीके होता है, एक जो विजिबल, एक होता है इनविजिबल, जो दिखता है, एक अदृश्य, एक दृश्य और एक आपको अदृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब आगे अगर देखने को मिलेगा क्या है, हिंदी में अगर देखो यहाँ पर क्या है, भारत में बेरोजगारी के कारण धीमी आर्थिक विकास, जनसंख्या विस्फोट, अनुचित शिक्षा प्रणाली और आवश्यक कौशल और उपलब्ध कौशल के बीच जो बेमेल है, उसके बाद सरकारी नियोजन या योजना का जो सीमित प्रभाव है, फिर आपको देखने को मिलेगा अल्प रोजगार। अल्प रोजगार मतलब जो स्किल है, जो कुशलता है, उसके अनुसार उसको नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भाई, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब यहाँ पर 3-4 टर्म में डिस्कस करने वाला हूं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और लेबर सप्लाई, 3 टर्म। ठीक है, तीनों टर्म को ध्यान से देखना। यहां तक समझ में आ गया ना अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी। अब आगे आ जाओ, सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मतलब श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति क्या कब बोलते हैं भाई, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ द लेबर इन मैन डे। इन मैन डे का मतलब होता है 8 घंटे। जनरली क्या होता है कि 8 घंटे काम करते हैं लोग भाई, 8 घंटे काम करते हैं, मतलब वो बंदा जो है वो काम कर रहा है बढ़िया से, हर दिन 8-8 घंटे काम कर रहा है। तो 8 घंटा एक बोला जाए फिजिबल टाइम रखा गया जिसके तहत जो है वो कोई बंदा काम करके चलता है। एंड दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट अ डिफरेंट वेज रेट। लेबर सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू द वेज रेट। कि मतलब लेबर सप्लाई क्या होता है भाई, लेबर सप्लाई कि अगर 8 घंटा हर रोज कोई बंदा काम कर रहा है और वो 8 घंटा काम करने के लिए उस वेज रेट पर रेडी है, इसका मतलब वो क्या है, लेबर सप्लाई। जैसे मान लो कि अभी लेबर सप्लाई ज्यादा है या कम है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हमने बोला भाई कि आज जो है वो लेबर 8 घंटा काम करने वाले जो लोग हैं वो 500 करोड़ है, अगले अगले जो महीने हैं वो 600 करोड़ हो गया, मतलब लेबर सप्लाई बढ़ गया। हम लोग बोल सकते हैं उस वेज रेट पर, जो वेज रेट पर काम कर रहे हैं, जो तनख्वाह पर या मजदूरी पर। लेबर सप्लाई कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट हो सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स 100 है, लेकिन लेबर सप्लाई बढ़ और घट सकता है। याद रखना, काम करने वाले बंदे जो एक्चुअल में 8 घंटे काम करके चल रहे नॉर्मली, वो उसमें बढ़ोतरी भी हो सकता है और कटौतरी भी हो सकता है। समझ में आए, लेबर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला कि श्रम आपूर्ति जो होता है वो क्या होता है भाई, श्रम आपूर्ति, इसका तात्पर्य श्रम की आपूर्ति मानव दिवसों में। मानव दिवसों का मतलब क्या, समानता हम लोग ये मान के चलते हैं 1 मैन डे का तात्पर्य है 8 घंटे से काम या 8 घंटे का काम अगर प्रॉपर मिल रहा है इंसानों को तो उतना लेबर सप्लाई हो रहा है। जैसे बहुत सारे लेबर जो आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह खड़े रहते हैं सुबह सुबह ताकि उनको काम पर कोई ले जाए, फिर 8 घंटे काम करा के ला दी, मतलब वो क्या लेबर सप्लाई। लेकिन वहां सारे लोग हैं, मान लो कि वहां पर 500 लोग हैं, तो 500 लोग हैं, वो क्या पूरा लेबर फोर्स है, पूरा लेबर फोर्स है। और उसमें से मान लो कि एक दिन में 40 लोगों को काम मिल रहा है 8 घंटे का, जो भी मजदूरी दर है उस पर काम करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, इसका मतलब 40 लेबर का सप्लाई हुआ आज। अगले दिन मान लो कि हमने बोला कि 100 लेबर का हो गया, तो सप्लाई का लेबर कितना हो गया, 100 का हो गया। उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये वाला तो फिक्स रहेगा ना, इसमें तो बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगी भाई। ठीक है, तो श्रम आपूर्ति हमेशा मजदूरी दर से संबंधित है। याद रखना कि क्या वो 8 घंटे उस मजदूरी दर पर काम करना चाह रहा है, अगर काम करना चाह रहा है मतलब लेबर सप्लाई हुआ है, काम नहीं करना चाह रहा मतलब लेबर सप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दूसरा जो टर्म है और जो तीसरा टर्म है वो दोनों को समझिएगा, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। सप्लाई के बारे में समझ में आ गया कि लेबर को आपूर्ति या श्रम की जो आपूर्ति है वो किससे रिलेट करती है, मजदूरी दर से। उस मजदूरी दर पर अगर 8 घंटे काम करने के लिए रेडी है जितने भी सारे लेबर, वो हमारे क्या हो जाएंगे, लेबर सप्लाई में जाएंगे। अब देखो लेबर फोर्स, देखो ना ये दोनों में आसानी से समझना, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच में अंतर देखना। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, वो सब सारे किसके अंदर आएंगे, लेबर फोर्स के अंदर। दूसरा, इट रेफर्स टू ओनली दोज पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग। वर्क फोर्स का मतलब कि जितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एक्चुअल में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में याद रखना इसका डिफरेंस। ठीक है, लेबर और फोर्स का मतलब क्या हो गया, टोटल
जितना एक्चुअली काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, मतलब 15 से 60 जो वर्ष के लोग हैं। हाँ, जैसे मान लो कि एक्चुअली कितने काम कर रहे हैं, मान लो कि 500 लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग हैं भाई, 500 और लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास काम ही प्राप्त नहीं है। क्या? हाँ, एंड होगा ये, और या फिर एंड लिख दो उसको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया दोनों, कि जो एक तरीके से एक्चुअल वर्किंग है और जो काम करना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ, लेबर फोर्स हमेशा बड़ा होगा ना, और वर्किंग जो वर्क फोर्स होगा जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में, तो लेबर फोर्स हमारा एक्चुअल में बड़ा नंबर होगा जो कि देखने को मिलता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट, इसको वेज रिलेटेड नहीं है कि भाई काम प्राप्त है तो इसका मतलब विलिंगनेस है कि नहीं है, इच्छा है या नहीं है, उसको वेज रेट से लेना देना, बस वो काम मिलना चाहिए, ठीक है। इट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और इसको किसके हिसाब से, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैन डे पर्सन, 8 घंटे काम से हिसाब से नहीं, 4 घंटे भी काम मिल रहा है, 2 घंटे काम मिल रहा है, ठीक है, वो सब सारे एक तरीके से इंक्लूडेड होते हैं इसमें। देखो वर्कफोर्स में अब बेगर, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए वर्कफोर्स में बेगर आएगा, भिकमंगा आएगा, नहीं आएगा, थीफ आएगा, गैम्बलर आएगा, नहीं आएगा, जुआड़ी वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी वर्कर के कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। जो आपको टोल नाके पर या फुटपाथ पर आपको भीख मांगते हुए लोग देखने को मिलेंगे, वो एक तरीके से कभी भी हमारे वर्कफोर्स का नहीं होता है पार्ट, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट वर्किंग, ठीक है, बट नॉट वर्किंग, सॉरी वर्किंग नहीं, नॉट वर्किंग। ये समझ में आया लास्ट वाला लाइन मैंने क्या बोला? ये उस इंसान को, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग, जो मैंने पहले बताया, बट हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना बट वो काम नहीं करना, ठीक है। तो श्रम बल और कार्य बल, बेगर को, बेगर को क्यों ले, कौन? हाँ, उसमें भी नहीं आएगा, उसमें कहीं पर भी नहीं आएगा ये, क्योंकि ये कोई काम थोड़े ना, क्योंकि आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो ना जिससे आप एक परफेक्टली इनकम जनरेट कर रहे हो, कोई आर्थिक गतिविधि तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया, श्रम बल और कार्यबल। तो कार्यबल से क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य केवल उन व्यक्तियों से जो वास्तव में काम कर रहे हैं, और इसका क्या है, या उन व्यक्तियों की संख्या जो वास्तव में काम कर रहे हैं या फिर काम करने के इच्छुक हैं, और काम करने के जो इच्छुक हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रम बल, ठीक है। श्रम बल और कार्यबल, कार्यबल का मतलब जो कार्य कर रहे हैं, सिंपल सी बात, श्रम बल का मतलब टोटल, क्लियर। अब यहाँ देखो 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये पंखा चला गया, देखो एग्जाम एसेंशियल में देखना 3-4 चीजें, पहला, दूसरा, ये ना बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चौथा, पांचवा, छठा। ये तूफानी क्यों मचा रहा? देखो इधर एक एक कर देखना, ठीक है। पहला बोला गया नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, अगर निकालना हो कितने लोग बेरोजगार हैं उसको निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स माइनस जितने काम कर रहे हैं, काम करने की इच्छा रख रहे हैं, उसको हम लोग लेबर फोर्स बोले, और एक्चुअल में जितने काम कर रहे हैं माइनस कर दो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड। क्लियर हुआ पहले बात? क्या मैंने बोला, जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करने की इच्छा रखते हैं या फिर जिनका विलिंगनेस है, मान लो टोटल कितने हैं, 500 लोग हैं, लेकिन इसमें से 300 लोगों को ही एक्चुअल में जो अभी काम कर रहे हैं, इसका मतलब 200 लोग क्या है, बेरोजगार है, क्लियर। दूसरा, रेट, रेट कैसे, दर कैसे निकालते हैं, बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं, तो जितने भी लोग क्या है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने थे, 200, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स कितना है, 500, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 5 हो गया, 5 4 जा मतलब 40% लोग क्या है, बेरोजगार है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला गया भाई, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, जितने लोग बेरोजगार हैं उसको भाग देंगे अगर हम लोग टोटल लेबर फोर्स है, ठीक है, श्रम बल से, तो एक तरीके और इंटू करेंगे 100। कार्यबल और श्रम बल में अंतर है, कार्यबल जो एक्चुअल में कार्य करता है, श्रम बल टोटल अमाउंट ऑफ जो होता है हमारा लेबर फोर्स देखने को मिलता है।
प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड अगर बोलेंगे, प्रोपोर्शन कितना बड़ा प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट का उसको देखने के लिए, तो उसमें हम लोग पॉपुलेशन के आधार पर देखेंगे। और वो वर्किंग एज कौन सा, 15 से लेकर 60 साल तक। देखो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड जितने भी, और टोटल पॉपुलेशन अबव 15 साल, ठीक है, 15 साल से ऊपर जितने भी सारे लोग हैं जो काम करने वाले, उनसे अगर हम लोग भाग देंगे और इंटू करेंगे 100, तो वो क्या निकलेगा, प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है। चौथा देखो लेबर फोर्स, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है। तो ये इसको कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स को ऊपर कितने भागीदार हैं, लेबर फोर्स जितना टोटल है भाई, और जितने टोटल पॉपुलेशन है 15 से 60 साल के वर्किंग एज के लोग, इंटू 100 करेंगे तो हम लोग क्या होगा, वो क्या बोलेंगे उसको, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। कि भाई लेबर तो हमारे पास टोटल है 1000, ठीक है, उसमें से जो है मतलब कौन से 15 साल से ऊपर वाले लोग जो है वो 1000 है, लेकिन लोग का 500 ही काम कर रहे हैं, मतलब क्या 50% ही है ना, 50% ही हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। पार्टिसिपेट 1000 के 1000 करने चाहिए, क्योंकि 15 से ऊपर वाले उम्र के बच्चों को या फिर लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यबल वाले लोग हैं, या फिर वो काम कर सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है वर्क फोर्स, यहाँ देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और यहाँ पर कार्यबल, यहाँ क्या हो गया, लेबर फोर्स किया था तो लेबर फोर्स हमने ऊपर रखा था, हाँ या ना, यहाँ पर हमने वर्क फोर्स कार्यबल पार्टिसिपेशन रेट भागीदारी दर WFPR, ठीक है, या फिर बोलेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या वर्क फोर्स ऊपर रख देंगे, यहाँ वर्क फोर्स के बारे में बात किया, यहाँ हमारा लेबर फोर्स था तो लेबर फोर्स ऊपर रखें, नीचे रखें हम लोग कुल जनसंख्या जो 15 साल से ऊपर है, यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, हम लोग ऊपर रखेंगे वर्क फोर्स, क्योंकि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकालना है हमें, या फिर हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालना है, कितने पॉपुलेशन है जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं भाई, ठीक। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन अबव 15 इयर्स इंटू 100 करेंगे तो वो क्या निकलेगा, कौन सा रेट, WFPR या फिर WPR, आई बात समझ में। लास्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन पर लाख ऑफ रियल जीडीपी, पर लाख इन कंपेयर टू रियल जीडीपी। अगर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार देखें कि 1 लाख लोगों में से कितने लोग एम्प्लॉयड है, जैसे घनत्व बोलते हैं ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो घनत्व सेम उसी तरीके 1 लाख लोगों के रियल जीडीपी के हिसाब से, वास्तविक अगर सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से देखेंगे तो उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड है या नहीं है। जैसे हमने देखा 1 लाख लोगों में जो है, पहला 1 लाख लोगों में कितने लोग एम्प्लॉयड है, फिर अगले 1 लाख लोग में कितने एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसका मतलब वो भी चेंज होते रहता है कि नहीं, इंटेंसिटी चेंज होते रहता है, तो वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा हिंदी में देख लो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले हमने क्या देखा, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या श्रम बल माइनस कार्यबल, श्रम बल में दोनों आते हैं, जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, आई बात समझ में है आपको। और कार्यबल का मतलब जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। दूसरा आते हैं बेरोजगारी दर, कैसे निकालते हैं, बेरोजगार व्यक्ति की संख्या अपन कुल श्रम बल, श्रम बल बोले ना कि कार्यबल, याद रखना, इसको हम लोग बेरोजगारी दर निकालते हैं। फिर बेरोजगारों की अनुपात कैसे निकालते हैं भाई, बेरोजगार जो व्यक्ति की संख्या और डिवाइडेड बाय 15 वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या को भाग दे देंगे और इंटू कर देंगे 100 से, निकल जाएगा। उसके बाद श्रम बल सहभागीदारी, ठीक है, सहभागीदारी दर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, श्रम बल को हम लोग ऊपर रख दिए, ठीक है, क्योंकि श्रम बल के बारे में बात किया गया, यहाँ पर कार्यबल के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में क्या रख दिए, कार्यबल, और नीचे क्या है, 15 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, क्लियर। और उसके बाद रोजगार क्या है, सघनता, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रति लाख पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या जिनको एक तरीके से काम प्राप्त है। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए यहाँ तक लिखिए फिर आगे बढ़ाते हैं।